हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 7th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था कि अब सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस मॉडिफाई की हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट मेंस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो अंबानी के केस में चल रहा है या पुलिस रिफॉर्म्स में क्या ज़रूरत है या पुलिस करप्ट होती जा रही है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें ये एग्जाम्पल या कंक्लूजन में दे सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है या क्या रिसेंट जो वो हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। तो उसमें हम लेके आ सकते हैं कि लिख सकते हैं सीवीसी ने मॉडिफाई किए गाइडलाइंस कि ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स इन द विजिलेंस यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि 3 साल से ज़्यादा एक प्लेस पे कोई आदमी ना रुके। मैक्सिमम 3 ईयर्स, क्योंकि आप क्या होता है 3 साल से ज़्यादा जब रुकता है आदमी, उसको सारे लूप होल्स पता चल जाते हैं, वो करप्शंस में इन्वॉल्व होने लग जाता है। नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्टली। तो उस वजह से इन्होंने कहा कि 3 साल से ज़्यादा किसी को नहीं रोकना है, तो बहुत अच्छा स्टेप है। तो कभी भी अगर आपके पास पुलिस रिफॉर्म्स या उस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, तो इसको आप अपने कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रीसेंट चीज़ें जो हो रही हैं ना, जो रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उनको आपको कंक्लूजन में पॉइंट डालना नहीं डालना चाहिए। उस वक़्त एक एडिटोरियल्स की बात करें, क्योंकि बीच में तो सारी पॉलिटिक्स चल रही है, वोटिंग, वोटिंग, वोटिंग। अच्छी बात है, हमारे लिए कम न्यूज़ बनेगी, कम नोट्स बनेंगे। चलिए, एडिटोरियल पे एक इंडो-पाक के बारे में था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या बॉर्डर के इश्यूज़ हैं। उससे ज़्यादा डेली टू डेली अभी अपडेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ ख़ास नहीं हुआ है। म्यांमार सिचुएशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना इतना ज़्यादा उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना चाहिए, आस-पास की कंट्री से कैसे मिलके उसको सँभालना चाहिए, जनता जो लीडर है उसको समझाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी इंटरनेशनली एक-दूसरे को एंटागोनिस्ट नहीं बना सकता है, तो इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। हांगकांग का है, हांगकांग के बारे में सेकंड एडिटोरियल पे दे रखा है कि कैसे हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि उनकी सीट्स बढ़ा दी हैं, 70 से 90 कर दी हैं, और जो इलेक्टेड पहले 35 हुआ करते थे, अब उसको 20 कर दिए। तो कुछ नहीं है, चाइना अपना होल्ड बढ़ा रहा है हांगकांग पे, उसके अंदर इतना डिटेल में नोट्स जाने किसी और कंट्री के ना बना के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितना आपको ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इतना मत घुसेगा उसके अंदर। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट समिट के बारे में है। पेरिस क्लाइमेट समिट्स या जितनी भी क्लाइमेट समिट्स हैं, और उसके बारे में हम थोड़ी-सी डिटेल में हम पता कर चुके हैं कि कौन-कौन सी हुई थी, मॉन्ट्रियल हुई थी, ओज़ोन वाले की, सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हम उसको हर लेक्चर में डिस्कस करें। उसके नोट्स बन चुके हैं, उनको अपने इंटैक्ट रखें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे था एम के नारायणन का, वो अच्छा है थोड़ा-सा। उसमें लास्ट में ना जो दे रखा है ना, क्रिएटिंग कैसे हम पुलिस रिफॉर्म्स में देखिए, अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता है वज़े वाला केस बहुत चल रहा है, कि एक छोटे से एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने कहाँ तक पहुँच चुका है वो, क्या-क्या करता था वो, क्या-क्या नहीं किया उसने, लॉकडाउन के दौरान भी कितने गलत काम किए हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमने इससे ऊपर ये डिस्कस किया कि सीवीसी का ये गाइडलाइंस, ये इट इज़ वेरी गुड पॉइंट टू राइट इन कंक्लूजन, कि आप लिख सकते हैं कि रिसेंट इनिशिएटिव क्या किया गया है। आपको अपनी तरफ से क्या लिखना है, आप ये लिख सकते हैं कि क्रिएटिंग, हमें एक नेशनल पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और उसको एग्जीक्यूट करना होगा। खाली क्रिएट करने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट भी करना होगा कैंपेन, ताकि हम अगेंस्ट द जो ये एक्सेसेस हैं, चाहे किसी भी तरह के एक्सेसेस हैं, चाहे किसी डाउन ट्रोडन पे कुछ गलत हो रहा है या किसी गरीब आदमी को सताया जा रहा है, या कोई पुलिस की एक्सेसेस भी हों, या डेमोक्रेसी को लेके कुछ भी एक्सेसेस हो रही हों, उसके अगेंस्ट हमें एक नेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करनी चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और उन एक्सेसेस के खिलाफ जो अभी तक चल रही थी। ठीक है? एम्बार्किंग इंस्टेड ऑन अ डिटरमाइंड कैंपेन, सिर्फ़ ये नहीं कि अब हम एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ कि अंबानी के साथ ये जो सचिन वज़े केस में हुआ है, सिर्फ़ ये नहीं कि ऑन अ डिटरमाइंड कैंपेन। हमें करना चाहिए कि कोई हर तरह की कैंपेन चलनी चाहिए उसमें, जो हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, या डेमोक्रेसी रिलेटेड प्रोसीजर्स एंड एक्शंस के खिलाफ हो, या कोई भी गलत कुछ भी एक्सेसेस हो रही हैं इस देश में, उसके खिलाफ हमें कैंपेन शुरू करनी चाहिए कि कुछ भी गलत ना हो। यही, और देखिए इसमें लिखा है क्रिएटिंग सच अ मूवमेंट एंड सस्टेनिंग इट विल नॉट बी ईज़ी, मगर हमें अपने सिस्टम को बचाए रखना है। वी नीड टू कंसिडर सच रियल अल्टरनेटिव्स। तो ये आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। फिर आप रीसेंट इनिशिएटिव ले सकते हो कि देखिए सीवीसी ने 3 साल तक के लिए कर दिया है ताकि करप्शन कम हो सके। तो ये चीज़ें क्या होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ज़्यादा फैक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको रीसेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, उसके बाद आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। तो आप सीधा-सीधा आपकी राय अपनी यही दीजिएगा कि हमें एक नेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करनी चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा आप और डिटेल में मत जाइएगा इसकी। गलत लिख देंगे, अगर आप सपोज़ इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो इतना ही, एक लिमिटेड वर्ज़न में बोलिएगा, मैं गया हूँ मुझे पता है, ज़्यादा बोलते हो तो वो क्या है, उस उनके अंदर से भी क्वेश्चन्स निकाल लेते हैं वो लोग। तो इतना ही बोलिएगा जितना आप आंसर कर सकें,
और जितना उनको सुनने में भी अच्छा लगे ब्रीफ में। उसके बाद पेज 13 पे था, आपको दिख रहा होगा यूक्रेन का। मैं इसलिए नहीं बता रहा था यूक्रेन का 1-2 दिन से चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ना ये 2014 की बात है। तो इतना पुराने कई बार नहीं आना चाहिए, बट अब ये 2-3 दिन से चल रहा है तो थोड़ा-सा हमें देख लेना चाहिए। मैं आपको इन ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए ये ना यूक्रेन के प्रेज़िडेंट थे 2013 टाइम में विक्टर यानुकोविच। ये बेसिकली क्या थे कि प्रो रशिया थे। और उस टाइम ना 2012 से एक ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था यूरोप के साथ कि साइन करें, ना करें, साइन करें, ना करें, और ये विक्टर जो है, ये इसको पोस्टपोन करे जा रहे थे। थोड़े से बेसिकली प्रो रशिया की तरफ थे, इनका ध्यान था, इंक्लाइंड थे। तो उस टाइम क्या हुआ है, वहाँ पे ना यूक्रेन में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि करो, 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 क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और वो वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था। तो विक्टर भाई साहब क्या हुआ, वो रशिया भाग गए। जब वो रशिया भाग गए तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने इनको विक्टर को मतलब घोषित कर दिया कि भैया अब ये हमारे प्रेसिडेंट नहीं है। उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। रशिया ने क्या कहा कि यार तुम्हें विक्टर को ऐसे बाहर निकाल दिया गलत है। रशिया ने भी थोड़ा-सा एनेक्सेशन शुरू कर दी और उन्होंने जो क्रीमिया एक सदर्न मतलब ये लगा के चलिए यूक्रेन के जो ईस्ट में पड़ता है क्रीमिया ब्लैक सी का बॉर्डर है, उसको इन्होंने एनेक्स कर लिया। मतलब वहाँ पे पहले तो एनेक्स कर लिया और कहा कि भैया तुम रेफरेंडम रखवा के रख लो, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो ईस्टर्न जो यूक्रेन था वो थोड़ा-सा वैसे भी इंक्लाइंड था टुवर्ड्स रशिया, तो वहाँ पे जब रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने लोगों ने 90% वोट किया कि हमें रशिया के साथ रहना है। तो उसने क्या करा, रशिया ने उसको अपना हिस्सा बना लिया। रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया और फेडरल सिटी करके 84th और 85th फेडरल सब्जेक्ट्स ऑफ रशिया बना लिया। तो जब से अभी तक जो क्रीमिया है वो रशिया का पार्ट बन चुका है और ये 2014 में जो यूक्रेन में रेवोल्यूशन हुआ था, बाकी जो वेस्टर्न यूरोप था, वो वेस्टर्न यूक्रेन था, वो यूक्रेन के साथ ही रहा। उनमें दोबारा वोटिंग हुई, तो विक्टर को उन्होंने हरा दिया और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो प्रेज़िडेंट बने, वो बने। उसमें हमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मोटा-मोटा ये था कि प्रो रशिया वाले प्रेज़िडेंट को उन्होंने हटा दिया और फिर रशिया ने खुंदक में आके उसके क्रीमिया पे कब्ज़ा कर लिया। इससे ज़्यादा कुछ सुनने जाने की ज़रूरत नहीं है। बट याद रखिएगा यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन को यूरोमैदान रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है और रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। और ये थोड़ा-सा मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप इसको बना सकते हैं। बट यूनाइटेड नेशन आज भी यूक्रेन का पार्ट ही मानता है क्रीमिया को और मोस्ट अदर कंट्रीज़ भी, ठीक है? पेज 14 पे आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई है, उसमें हमने हर बार नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ये कभी कुछ आते रहते हैं, इनके फोरकास्ट आते रहते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और बाकी हमने बाकी किन-किन की वर्ल्ड बैंक की कौन-सी रिपोर्ट आती है, वैसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सारी रिपोर्ट्स डिस्कस की थी कि किस पार्ट जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने कहा चलो फिर भी आइए तो आपका थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दी है। इससे ज़्यादा आज न्यूज़ में कुछ नहीं था, कुछ न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनको अननेसेसरीली दोबारा डिस्कस करके बल्क करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को। उतने ही नोट्स बनाइए जो क्रिस्प रहें, याद रखे जाएँ और पेपर में ईज़िली हम लिख सकें और अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।